आइए आगे समझते हैं अपने हार्ट यानी कि दिल के बारे में। अगर हम बात करें अपने हार्ट की, तो हमारा जो हार्ट है वह सेंस ऑर्गन तो नहीं है, लेकिन सेंस ऑर्गन से कम भी नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वे 24 घंटे काम करते रहते हैं, चाहे हम जगे रहें या फिर सोए रहें। उसी तरीके से हमारा जो हार्ट होता है ना, वह 24 घंटे काम करते रहता है, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है। यानी कि माँ के गर्भ अवस्था से लेकर के मृत्यु तक हमारा हार्ट 24 घंटे हमेशा काम करता रहता है, सोने के बाद भी करता है, जगे रहते हैं तो काम तो करता ही है। हार्ट का बेसिकली एक ही काम है कि हमारे शरीर में जितने भी ब्लड सर्कुलेट होते रहते हैं, पूरा ब्लड हमारे हार्ट के माध्यम से ही सर्कुलेट होता रहता है। यानी कि सबसे पहले खराब ब्लड हमारे हार्ट तक आता है और हार्ट उसको रिफाइन करके फिर उस ब्लड को पूरी तरीके से शुद्ध करके उस ब्लड को हमारे पूरे शरीर में भेजता है। हार्ट को समझने से पहले आप लोगों को बस छोटी मोटी चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि शिरा क्या कहलाती है, धमनी क्या होती है, छोटी शिरा क्या होती है, फिर शिरा, फिर महाशिरा, फिर धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, ये सब क्या होते हैं। साथ ही हम लोग समझेंगे ईसीजी क्या होता है, या फिर स्फेग्नोमीटर ना, ये सब जितने भी मशीन होते हैं या फिर जितने भी हार्ट से संबंधित आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है शिरा। यानी कि शिरा जो होता है ना, जो आप लोग नसों को देख सकते हैं, जैसे आप लोग किसी के भी शरीर में, खास करके अपने शरीर में जब देखिएगा ना, तो आपको अपने हाथ में, पैर में या फिर शरीर के किसी भी पार्ट में आपको हरे हरे नस दिखाई देते होंगे। तो वह जो हरा हरा आप लोगों को दिखाई देता है ना, जो ग्रीन ग्रीन टाइप का, वह हमारा होता है शिरा। यानी कि आप शिरा को हमारे शरीर में आसानी से देख सकते हैं। शिरा जो कि हरा होता है, ऐसे देखने पे तो हरा ही लगता है, और जो आप लोगों को दिखाई देता है, जैसे आप ऐसे पूरा कस के ऐसे मुड़िएगा तो जो नसें आपकी फूल जाती होंगी ना, वही आपकी शिरा होती है। शिरा में बेसिकली मुख्य रूप से अशुद्ध ब्लड, यानी कि कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में मिले होते हैं वह ब्लड पाया जाता है। और शिरा केवल एक ही काम है कि पूरे शरीर से ब्लड को लेकर के आना आता है हार्ट तक। यानी कि शिरा का कोई खास काम नहीं है, बस एक ही काम है कि हमारे शरीर में जितने भी खराब ब्लड होते हैं, जैसे खराब ब्लड मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, जितने भी खराब ब्लड हमारे शरीर में मौजूद हैं, उन सभी ब्लड को हार्ट तक लेकर के आने का काम करता है शिरा। और हार्ट तक आने के बाद में हार्ट उस ब्लड को रिफाइन करके उस शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में भेजता है। तो किसके माध्यम से? तो धमनी के माध्यम से, यानी कि आर्टरी के माध्यम से, धमनी के माध्यम से। अब देखिए, शिरा में मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वह अशुद्ध ब्लड है, यानी कि वह खराब ब्लड है। धमनी में मिला होता है ऑक्सीजन, जो कि वह शुद्ध ब्लड है। ठीक है। शिरा का एक ही काम है कि वह मतलब कि पूरे बॉडी से हमारे हार्ट तक ब्लड को लेकर के आता है। और धमनी का एक ही काम है कि वह हार्ट में, यानी कि हार्ट से पूरे शरीर तक बॉडी यानी कि ब्लड को हमारे लेकर के जाता है। ठीक है। अब देखिए, शिरा का जो प्रेशर है, यानी कि शिरा किस रफ्तार से ब्लड को लेकर के आता है, तो वह 80 के माध्यम से, यानी कि 80 के रफ्तार से। शिरा कितने के रफ्तार से? तो 80 के माध्यम से। और धमनी जो होता है, खराब ब्लड में से ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। ठीक है। और फेफड़े के माध्यम से यह हमारे शरीर के बाहर हो जाता है। तो यह देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो यहाँ भारी हो गया, यहाँ पे ये हल्का हो गया। तो धमनी जो होता है ना, वह ऑक्सीजन को, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, उस ब्लड को 120 के प्रेशर से पूरे शरीर में भेजता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। शॉर्ट में आप लोग इसी को बीपी बोलते हैं, कि आपका बीपी बढ़ गया है या बीपी घट गया है, आप लोग शॉर्ट में बोलते होंगे। तो बीपी का मतलब क्या? ब्लड प्रेशर। जब पूरे शरीर से ब्लड हार्ट तक आएगा, तो वह किसके रफ्तार से आएगा? तो 80 के रफ्तार से आएगा। और जब हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड रिफाइन होगा, पूरे शरीर में ब्लड जो हमारा ट्रांसपोर्ट होगा, वह कितने के रफ्तार से? तो वह 120 के रफ्तार से। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बीपी। ठीक है। पहले हमको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो इसीलिए हमारे धमनी वाली जो रफ्तार है, यानी कि जो 120 है, इसको रखते हैं हम लोग ऊपर। और उसके बाद चाहिए हमको क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो प्रेशर होता है वह होता है 80। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर हो गया ना, वह 120/80 होता है। यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत कम हो गया ना, तो फिर आपको चक्कर आने लगेंगे, आप सुस्तीपन महसूस करेंगे अपने शरीर में, जहाँ बैठेंगे वहीं पे जैसे पस्त हो जाएंगे वहीं पे। ठीक है। आप ना ज़्यादा बोल पाएंगे किसी से, तुरंत आप थक जाएंगे। हमेशा नींद आती रहेगी जब आपकी बीपी कम रहेगी तब। लेकिन जब आपकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। ठीक है। आप बेचैन रहेंगे हमेशा, आप चिड़चिड़ापन रहेंगे जब बीपी बढ़ेगी तब। यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, वो 120/80 से ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस कि 120/80 यानी कि 30 प्लस है। अगर 30 के आसपास है तो ठीक है, यहाँ पे ये 100 के आसपास है तो ठीक है। लेकिन जैसे उससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपको टेंशन की बात है। अब बीपी को कम करने के लिए एक दवा आती है, एटिनॉल की दवा। ठीक है।
बीपी को कम करने के लिए आप एटिनॉल का प्रयोग कर सकते हैं। और आपकी अगर बीपी कमज़ोर है तो फिर आप अपने खाने में नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नमक आप लोगों को नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने से आपकी जो बीपी है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आपको ना मीडियम में नमक का सेवन करते रहना चाहिए। अब देखिए, जब हमारे हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी तक जाएगा तो हमारा हार्ट ना, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टोली। क्या बोलेंगे? सिस्टोली, यानी कि हमारा जो हार्ट है वह पचक जाएगा। ठीक है, और जब हमारे बॉडी से ब्लड हार्ट तक आएगा, जब हमारे बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा? हार्ट तक, उसको हम लोग बोलेंगे डायसिस्टोलिक, यानी कि अनुशीतलन, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो फूल जाएगा। तो हार्ट जब हमारा पतक जाएगा, यानी कि हमारा जो हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी तक जाता है, तो हमारा हार्ट क्या होता है? पचक जाता है। जब हमारा हार्ट पचक जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकुचन, यानी कि सिस्टोलिक। लेकिन जब हमारे हार्ट के पास पूरे बॉडी से ब्लड आता है तो हमारा हार्ट फूल जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डायसिस्टोलिक, यानी कि अनुशीतलन। ठीक है, ये 2-3 शब्द आप लोगों को हमेशा माइंड में याद रखने होंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है आपके परीक्षा के पर्पज से भी, और आपको हार्ट को समझने में बहुत ही आसानी यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, बीपी को मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। यहाँ पे 2 गो मशीन हार्ट में प्रयोग किया जाता है, 2 से 3 गो। पहला हमारा है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर का काम है कि बीपी को मापता है कि आपका बीपी कितना है। अगर आपका बीपी इससे कम है तो फिर आपको ना नींद आएगी, सुस्तीपन आएगी, हमेशा आप टेंशन में, मतलब कि हमेशा आप सोए रहेंगे अगर आपका बीपी कम है तो। लेकिन अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आपको टेंशन ना रहेगी, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेंगे आप, हमेशा नींद नहीं आएगी, यानी कि आपको बीपी आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। और बीपी को कम करने के लिए भी एक दवा आती है, एटिनॉल। ठीक है, तो बीपी मापने वाले यंत्र को हम लोग बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 गो मशीन है। पहला है स्फेग्नोमीटर और दूसरा है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आपको ये पता चलती है कि आपकी हार्ट की धड़कन कितनी है, यानी कि आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है। तो स्टेथोस्कोप से हमारी हार्ट की धड़कन, यानी कि हृदय की धड़कन का पता किस मशीन से चलता है? तो स्टेथोस्कोप से। ठीक है, और हमारी बीपी कितनी है अगर इसको मापना होगा तो किस मशीन का प्रयोग करेंगे? तो स्फेग्नोमीटर का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगर आप जवान हैं, यानी कि आपकी शरीर, मतलब आप यंग एज में हैं, तो आपकी जो हृदय की धड़कन है ना, वो 1 मिनट में 15 से 18 बार धड़कती है। कितनी होती है? 15 से 18 बार। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको जानने को मिलेगा कि अगर आप जवान हैं, यानी कि आप वयस्क हैं, आप यंग एज में हैं, तो अगर आप विश्राम अवस्था में, यानी कि अगर आप आराम कर रहे हैं, तो आपकी जो हार्ट है ना, वह 15 से 18 बार धड़केगी 1 मिनट में। ठीक है, लेकिन औसतन अगर हम बात करें अपने हार्ट की, अगर हम वर्किंग फेज में हैं, तो हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे का हार्ट, जो कि अभी बहुत ही छोटा है, कह सकते हैं ना, मतलब 2-3 महीने का अगर बालक है, कोई 6 महीने के आसपास में है, तो उसका जो हार्ट होता है ना, वो 150 बार धड़कता है 1 मिनट में। यानी कि औसतन अगर हम बात करें हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। विश्राम अवस्था में यंग एज के जो लोग हैं, उनकी हार्ट कितनी बार होता है? तो 15 से 18 बार। ठीक है, लेकिन एक बच्चे का जो हार्ट होता है वह कितनी बार धड़कता है? तो लगभग 150 बार उसकी हार्ट धड़कती है। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 70 ml ब्लड को साफ करता है, एक बार की धड़कन में। ठीक है, एक बार की धड़कन में 70 मिनट ब्लड जो हमारा हार्ट है वह रिफाइन करता है। तो हमारा जो हार्ट है वो एक बार में कितना ml ब्लड साफ करता है, यानी कि शुद्ध करता है? तो 70 ml। और हमारा हार्ट पूरी धड़कता है कितना? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार और एक बार में इतना ml, तो आप लोग अगर इसको गुणा कीजिएगा ना, तो लगभग 5.5 लीटर की आसपास यहाँ पे आएगी। यानी कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 5.5 लीटर खून, यानी कि ब्लड को रिफाइन कर चुका होता है। और यह प्रक्रिया लगातार जारी होती रहती है, क्योंकि हम जब सोते हैं तब भी सांस लेते हैं, जगे रहते हैं तब भी सांस लेते हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं। उसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वह वर्किंग फेज में भी काम करता रहता है, जब सोए रहते हैं तब भी काम करता रहता है, जब विश्राम करते हैं तब भी काम हमारा हार्ट करता रहता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा हार्ट 1 मिनट में पूरे 5.5 लीटर ब्लड को ना शुद्ध कर चुका रहता है। और एक बार में कितना शुद्ध करता है? तो 70 ml ब्लड को शुद्ध करता है। ठीक है, अब देखिए, हमारे हार्ट के साउंड को लबडब साउंड बोलते हैं, यानी कि जो हमारा हार्ट धड़कता है ना, ऐसे धक 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 जो बोलता है, जैसे आप लोग देखे होंगे फिल्मों वगैरह में, या फिर अगर आप अपने हार्ट के पास अपने हाथ को रखिएगा तो आपको एक धड़कन की आवाज़ सुनाई देगी, धक धक वहाँ पे कर रहा है। तो धक धक की आवाज़ को बायोलॉजी की भाषा में ना वहाँ पे लबडब बोलते हैं। तो हार्ट की आवाज़ को लबडब बोला जाता है। और इसका प्रयोग, यानी कि लबडब की आवाज़ को सुनने के लिए
आप लोग देखे होंगे डॉक्टर जो होता है वो आला का प्रयोग करता है, इसके कान में दो होता है और एक ऐसे करके चेक करता है ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पे आला का प्रयोग हमारे हार्ट के लबडब की आवाज़ को सुनने के लिए किया जाता है। स्फैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है बीपी को मापने के लिए, और स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है हार्ट की धड़कन को मापने के लिए। देखिए हार्ट की धड़कन कितनी बार है यह मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हार्ट की साउंड को मापने के लिए लबडब यानी कि आला का प्रयोग करते हैं, और हार्ट की साउंड को लबडब कहा जाता है। और हमारे हार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है हमारे मस्तिष्क का, यानी कि हमारे ब्रेन का एक भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। यानी कि हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि एक ब्रेन का भाग होता है, और यही हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें आपकी बीपी की, तो अगर आपकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप यूज कर सकते हैं एटिनॉल का। लेकिन अगर आपकी बीपी कम है तो आप अपने खाने में नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ठीक है। इससे आपकी जो बीपी है वो तुरंत रिकवर हो जाएगी। अब देखिए अगर आपकी बीपी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो बायोलॉजी की भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। अगर आपकी बीपी बढ़ गई है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटेंशन। लेकिन अगर आपकी बीपी घट गई है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेंशन। यानी कि बीपी का घटना कहलाता है हाइपोटेंशन, और बीपी का बढ़ना कहलाता है हाइपरटेंशन। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। और थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जानते हैं कि हमारा ब्लड आखिर हार्ट तक पहुँचता कैसे है, और हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, सबसे पहले ब्लड कहाँ जाता है, कैसे रिफाइन होता है, फिर फेफड़ा तक ब्लड कैसे जाता है, फेफड़े के बाद ब्लड कहाँ आता है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद। अब लीजिए इसका एक थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको समझने को मिलेगा कि आखिर हमारा हार्ट का फंक्शन कैसा है। देखिए हमारे हार्ट में 4 चेंबर है, बेसिकली 4 वो रूम है बोल सकते हैं। हमारा हार्ट एक बहुत ही बड़ा घर है, और उसमें जो कह सकते हैं 4 गो रूम है। उन चारों रूमों में जो रूम दूतल्ला पर है, यानी कि कह सकते हैं सेकंड फ्लोर पे है, उस रूम का नाम है अलिंद, ठीक है। और जो रूम नीचे है उस रूम का नाम है नीलय। यानी कि ऊपर वाले जो 2 रूम है, लेफ्ट और राइट वाले, उसका नाम है अलिंद, और जो रूम नीचे वाले हैं उसका नाम है नीलय। अब अलिंद के 2 हिस्से हैं, दाहिना अलिंद बायां अलिंद। नीलय के भी 2 हिस्से हैं, दाहिना नीलय बायां नीलय। अब आप लोग दाहिना बायां में कंफ्यूज होंगे, तो जो हमारा दाहिना है वो अभी हृदय का भी दाहिना है। जैसे अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट साइड ये वाला होगा, यानी कि इधर वाला भाग, तो हार्ट का भी राइट वाला इधर वाला होगा। हम इधर खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट यहाँ वाला यानी कि इस वाला भाग होगा, तो हार्ट का भी लेफ्ट वाला भाग या इस वाले भाग में होता है, ठीक है। बेसिकली आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हार्ट के इन चारों भागों का अगर कोई पूछेगा आप लोगों से नाम बताइए, तो इन चारों भागों में जो हमारा ये हमारा हो जाएगा दाहिना अलिंद बाया अलिंद, दाहिना नीलय बाया नीलय। बेसिकली हार्ट में देखिएगा ना, तो हार्ट में 2 ही चेंबर होते हैं, यानी कि 2 ही रूम है बेसिकली, एक नीलय का पार्ट और एक अलिंद का पार्ट। क्योंकि इसको हम लोग अपने शॉर्टकट के भाषा में समझने के लिए एक रिसीविंग चेंबर और एक पंपिंग चेंबर बोलते हैं। रिसीविंग मतलब जहाँ से पूरा खून पूरा ब्लड हार्ट में आ गया, जिस घर में, उस घर को बोलेंगे हम लोग रिसीविंग चेंबर, यानी कि आने वाले जहाँ पे से रिसीव किया, ठीक है। अब देखिए ये भी रिसीव कर रहा है, ये भी रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा हो गया रिसीविंग चेंबर। अब यहाँ से ये भी पंप कर रहा है और ये भी पंप कर रहा है, तो ये हमारा हो गया पंपिंग चेंबर। बेसिकली हार्ट में 2 ही चेंबर होते हैं, लेकिन इसमें खोर के अलग अलग चेंबर यहाँ पे बना दिया गया है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सीरा और धमनी किसे कहते हैं। सीरा जो कि पूरे शरीर से ब्लड हार्ट तक लेकर के आती है, उसको हम बोलते हैं सीरा। धमनी हार्ट से ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी तक, उसको हम बोलेंगे धमनी, यानी कि आर्टरी। देखिए सीरा के बेसिकली 3 पार्ट हैं, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा। धमनी के भी 3 पार्ट हैं, छोटी धमनी, धमनी, महाधमनी, ठीक है। यानी कि छोटी धमनी, धमनी और बड़ी धमनी बोल सकते हैं, और छोटी सीरा, सीरा और बड़ी सीरा बोल सकते हैं। बायोलॉजी की भाषा में बड़ी सीरा को और बड़ी धमनी को बड़ी ना करके वहाँ पे बोलता है महाधमनी, महासीरा। एकदम नाश दिया है पूरी तरीके से बायोलॉजी को। अब देखिए सबसे पहले ना समझना होगा आप लोगों को कि अब देखिए हमारा हार्ट यहाँ पे है, हमारा हार्ट से ब्लड पूरे शरीर तक गया यहाँ पे, तो अब इधर से आएगा भी तो खराब ब्लड। जैसे हमारा हार्ट यहाँ अगर यहाँ पे है, तो पूरे शरीर से जो खराब ब्लड, जैसे जो बढ़िया ब्लड गया था पूरे शरीर में, तो बढ़िया ब्लड तो इधर चला गया, लेकिन जो खराब ब्लड यहाँ का है ये तो आएगा ना। अच्छा आएगा कि नहीं बताइए, अपने से आएगा, जरूर आएगा। जब बढ़िया गया तो ठीक है, लेकिन आएगा तो एक प्लस पॉइंट ऐसा भी तो होगा जहाँ पे खराब ब्लड और बढ़िया ब्लड दोनों एक पास मिल जाएंगे। जैसे ये ऐसे है, तो हमारा हार्ट यहाँ पे है,
जाने को तो चला गया यहाँ पर, लेकिन लौट के आएगा तो गया है बढ़िया ब्लड, लौट के आ रहा है जैसे खराब ब्लड, तो गया है और लौट के आ रहा है, मतलब कि एक प्लस पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पे धमनी और सीरा मिल रही है, क्योंकि धमनी का काम है हार्ट से ब्लड को सर्कुलेट करना और सीरा का काम है बॉडी से ब्लड को लेकर के आना हार्ट तक। तो गया तो धमनी है, आया तो सीरा, तो एक प्लस पॉइंट ऐसा भी तो होगा जहाँ पे ये दोनों ही आपस में मिल रहे होंगे, अर्थात सीरा भी और धमनी भी आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये मिलते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं केसिका। क्या बोलते हैं? केसिका बोलते हैं, यानी कि कैपिलरी बोलते हैं। यह बहुत ही पतला पतला होता है। यह कितना पतला होता है आप लोग अपनी आंखों में देख सकते हैं, आईने में आपके आंखों को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो फिर आपको पतले पतले एकदम मकड़ी की जाल की तरह नसें दिखाई देंगे लाल लाल, वही हमारी होती है कैपिलरी। ठीक है, जहाँ पे सीरा और धमनी आपस में मिलते हैं, जहाँ पे सीरा और धमनी आपस में मिलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी, यानी कि केसिका। अब देखिए, केसिका से सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो हार्ट तक आता है। तो सबसे पहले होती है हमारी छोटी सीरा। ठीक है, तो छोटी सीरा, सीरा, महासीरा। ठीक है, सबसे पहले केसिका, केसिका के बाद छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, हार्ट में आ गया। अब हार्ट के बाद जाएगा कहाँ? हार्ट के बाद जाएगा महाधमनी, तो महाधमनी, धमनी, धमनी, फिर केसिका। तीन पार्ट आप लोग समझ में आ रहे हैं। जो सबसे पतला होगा सीरा में वो छोटी सीरा, उसे थोड़ा सा मोटा सीरा, उसे थोड़ा सा और बड़ा महासीरा। धमनी में जो बहुत मोटा होगा उसे धमनी बोलते हैं, उससे पतला जो सबसे मोटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी, उससे पतला धमनी, फिर उससे पतला छोटी धमनी। ठीक है, और जहाँ पे दोनों मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केसिका। समझिए, केसिका हमारा ये वाला है, ये हमारा केसिका है। ठीक है, ये हमारा क्या है? केसिका है। तो ब्लड यहाँ से गया तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केसिका के पास मिल गया। फिर केसिका के पास से खराब ब्लड अब हार्ट तक आएगा तो छोटी सीरा, सीरा, महासीरा। समझ में आ गई? अब हम हार्ट के फंक्शन को बाद में समझेंगे, पहले आप लोग इसको समझिएगा आखिर ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है। पहले हार्ट से गया पूरे शरीर में तो ले गया धमनी, धमनी के तीन पार्ट, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। केसिका के पास ये दोनों मिल गए। ठीक है, यानी कि केसिका के पास खराब ब्लड भी है और बढ़िया ब्लड भी है। तो फिर छोटी सीरा, सीरा, महासीरा। ठीक है, अब आइए अब हार्ट को समझते हैं। जब हमारे सीरा से पूरा ब्लड आया है हार्ट में, तो ये हार्ट में सबसे ऊपर वाले चेंबर में राइट साइड में अलिंद में आता है। ठीक है, देखिए जहाँ पे ये दोनों मिल गए, यानी कि सबसे पहले छोटी सीरा के बाद कहाँ गया? सीरा में, सीरा के बाद कहाँ गया? महासीरा में, और महासीरा के बाद ब्लड हमारा कहाँ आया? तो अलिंद वाले किस भाग में? तो दाहिना अलिंद में आया। दाहिना अलिंद में बार बार ब्लड आने की वजह से ना यहाँ पे 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है। कितने वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है? 2 वोल्ट का यहाँ पे करंट उत्पन्न होता है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ दिया कि हृदय में 2 वोल्ट का करंट कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो दाहिना अलिंद में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए दाहिना अलिंद से हमारा ब्लड जाता है कहाँ पे? तो दाहिना निलय में। दाहिना निलय में जैसे ही ब्लड गया तो यह ब्लड अभी खराब ब्लड है, यानी कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए हैं। तो हमारा हार्ट ना इस ब्लड को भेजता है फेफड़ा में। कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। और हम लोगों ने पढ़ा था ये कि धमनी का एक ही काम है कि हार्ट से ब्लड को निकालना, चाहे जहाँ निकाल करके दे जाए। और सीरा का एक ही काम है कि हार्ट तक, यानी कि ब्लड को हार्ट तक लेकर के आना। तो यहाँ पे देखिए फेफड़ा तक, यानी कि पूरे हार्ट से हमारा जो दाहिना निलय से ब्लड जा रहा है कहाँ तक? फेफड़ा में। तो यहाँ पे ये हार्ट से निकल रहा है, हार्ट से निकल रहा है। और धमनी का काम क्या है? हृदय से ब्लड को बाहर निकालना। ठीक है, तो इस ब्लड में ना अभी CO2 मिले हुए हैं, CO2 मिले हुए हैं, यानी कि यह ब्लड खराब ब्लड है। और खराब ब्लड यानी कि जो धमनी खराब ब्लड को हृदय से निकालती है उस धमनी के नाम के आगे लगता है फुफ्फुस, यानी कि यह फुफ्फुस धमनी है। तो अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन में पूछ दिया कि फुफ्फुस धमनी में क्या मिला होता है, तो धमनी समझ के आप लोग ये मत समझिए कि धमनी में ऑक्सीजन मिले हुए होते हैं। धमनी में तो ऑक्सीजन मिले ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात है फुफ्फुस धमनी की। तो फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन ना मिल करके मिला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे अभी खराब ब्लड है। और फेफड़ा इस ब्लड को साफ करेगा, और फेफड़ा इस ब्लड को साफ करके ना देगा यहाँ पे, यानी कि इस हार्ट में। फेफड़ा यहाँ पे साफ किया और साफ करके दिया कहाँ पे? तो बाया अलिंद में। अब जब बाया अलिंद में हमारा आ गया हृदय, यानी कि ब्लड जब आ गया, तो बाया अलिंद में ब्लड आने के बाद, क्योंकि सीरा का एक ही काम है कि हार्ट तक ब्लड को लेकर के आना, हार्ट तक ब्लड को लेकर के आना। तो सभी सीरा में मिले हुए थे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फुफ्फुस सीरा में
कार्बन डाइऑक्साइड न मिल करके मिला हुआ होता है ऑक्सीजन, क्योंकि यह फेफड़ा से आया हुआ होता है और फेफड़ा जो होता है वह ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल करके हमारे नाक के माध्यम से बाहर भेज चुका रहता है और हमारे ब्लड में प्योर होता है ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग समझ गए होंगे तो। अब देखिए, फेफड़ा से हमारा ब्लड कहाँ आया, हार्ट में। और फेफड़ा से जब ब्लड हार्ट में आया तो फेफड़ा चूंकि हमारा एक शरीर का ही पार्ट है और बॉडी से जब ब्लड हार्ट में आता है तो कौन लेके आता है, सीरा। लेकिन इस सीरा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है, क्या मिला है, केवल ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन मिला हुआ है तो सीरा में, देखिए सभी सीरा का काम है और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर के आना, लेकिन इस सीरा में कार्बन नहीं है। तो जब नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस। फुफ्फुस का मतलब होता है यार नहीं, यानी कि पर्मुलरी आर्टरी कहिए चाहे पर्मुलरी वेन्स कहिए। तो पर्मुलरी वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होते हैं, केवल ऑक्सीजन होता है। और पर्मुलरी आर्टरी में ना ऑक्सीजन नहीं होते हैं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो ब्लड है वह सीरा के माध्यम से हार्ट में आया, फिर बायां निकालीन से गया हमारा ब्लड कहाँ पे, बायां निलय में। फिर बायां निलय से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट हुआ और जब पूरे शरीर में हमारा जब ब्लड सर्कुलेट हुआ तो फिर से वही प्रोसेस, सबसे पहले आएगा मोटा बामा, जिसको लोग बोलेंगे महाधमनी, क्योंकि ब्लड अब हार्ट से निकल रहा है तो यहाँ पे है क्या, महाधमनी। फिर जाएगा धमनी में, यानी कि उससे छोटा बामा। ठीक है, तो धमनी में, फिर धमनी के बाद सबसे पतला बामा। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा छोटी धमनी। यानी कि यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने हार्ट की, आप लोग पूरी आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले ब्लड केशिका में रहता है, यानी कि केशिका के बाद ब्लड आता है छोटी सीरा, सीरा, महासीरा। अब हार्ट में दाहिना अलिंद, दाहिना अलिंद के बाद दाहिना निलय, फिर फेफड़ा, फेफड़ा के बाद बाया अलिंद, बाया अलिंद के बाद बाया निलय, बाया निलय के बाद गया ब्लड हमारा कहाँ पे, पूरे शरीर में। और पूरे शरीर में से सबसे पहले हमारा आता है का महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर केशिका के बाद फिर छोटी सीरा। यानी कि यह प्रोसेस लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब एक आप लोग को समझना होगा यहाँ पे एक टीका होता है, ईसीजी का टीका, सॉरी ईसीजी का एक होता है हमारा, आप लोग देखते होंगे फिल्मों वगैरह में कि जब कोई बीमार रहता है ना तो जब उसको अस्पताल में लेकर के जाया जाता है तो फिल्मों वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि उसमें ऐसे ऐसे चलता रहता है, हमेशा ऐसे ऐसे उसमें हमेशा चलता रहता है। यह एक ग्राफ है और इसी ग्राफ को बोलते हैं हम लोग ईसीजी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि ईसीजी किससे संबंधित है, तो हार्ट से। इसका जो फुल फॉर्म होगा ना, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ मतलब कि यह चल रहा है, मतलब कि आपका हार्ट काम कर रहा है, आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, पूरे शरीर में आप लोग को समझना है कि हार्ट ही हमारे पूरे शरीर में ब्लड को रिफाइन करता है। अगर हार्ट खराब हो गया तो फिर आप लोग गए काम से। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि हार्ट के किस वाले भाग को अलग करता है, तो उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं। आप लोग लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। अब किसी किसी बच्चे के हार्ट में छिद्र हो जाता है, यानी किसी किसी के बच्चे के दिल में हो जाता है छेद। तो जब किसी बच्चे के दिल में छेद हो जाता है तो उस बच्चे को बोलते हैं हम लोग ब्लू बेबी। यानी कि जिस भी बच्चे के हार्ट में छिद्र हो गया है तो उसको लोग बोलेंगे ब्लू बेबी। ठीक है, और ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाते हैं, बहुत ही कम एज में कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके हार्ट में छेद हो जाता है। अब जिसके भी हार्ट में छेद हो गया है तो उसको लोग बोलेंगे फोरामेन ओबेला। ठीक है, फोरामेन ओबेला। अगर किसी के हार्ट में छेद हो गया है तब उसको लोग बोलेंगे फोरामेन ओबेला। लेकिन अगर यह छिद्र जवान होते होते कह सकते हैं बंद हो गया तो उसको लोग बोलेंगे फोसा ओबेलिस। ठीक है, फोसा ओबेलिस। अगर छिद्र बंद हो गया तो फोसा ओबेलिस, छिद्र अगर बचपन में है तो उसको लोग बोलेंगे फोरामेन ओबेला। और ऐसे बच्चे को ब्लू बेबी के नाम से जाना जाता है कि, और इनकी जो कह सकते हैं जीवन काल होता है ज़्यादा समय तक नहीं होती है, बहुत ही कम एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा हमारा अलिंद है, ये पूरा हमारा निलय है। तो जब दाहिना अलिंद और दाहिना निलय को यहाँ पे जो वाल्व लगे होते हैं ना, यहाँ पे जो वाल्व लगे होते हैं, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी कि दाहिना अलिंद कहिए और दाहिना निलय कहिए, इन दोनों को जो अलग करता है यहाँ पे वाल्व, इसको लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब जो भी ब्लड इस वाले भाग से यहाँ पे आ गया वो ब्लड अब ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये वाल्व जो होते हैं वो अंदर की ओर खुलते हैं, ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। अब ये ऐसे ही हमारे ब्लड को आता है और ये आने का ये पूरा बंद हो जाता है, ऊपर जाने का रास्ता नहीं है।
दाहिना अलिंद और दाहिना निलय को अलग करता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम लोग हिंदी में त्रिवलनीय का मध्यभित्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बाया अलिंद और बाया निलय को अलग करने का जो काम करता है, यहाँ पे जो वाल्व लगा होता है, इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विवलनीय मध्यभित्ति इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दाहिना अलिंद और दाहिना निलय के बीच में जो आएगा उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो भी बाया निलय और बाया अलिंद के बीच में आएगा उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व। अब केवल एक टॉपिक बच जाती है और वो हमारा है हार्ट अटैक। यानी कि भारत में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और इसका जो मेन रीजन है वो बाजार के सामान है। क्योंकि बाजार के सामान में ज़्यादा मात्रा में आप लोग तेल खाते हैं, कह सकते हैं आप लोग ऑयल, मतलब कि रिफाइनरी चीज़ आप लोग ज़्यादा खाते हैं, और जो भी आप लोग कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए खाते हैं ना, तेल वगैरह, ये हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। यानी कि आप जितना ज़्यादा फैटनेस चीज़ें खाइएगा, जैसे आप लोग तेलौं चीज़ अगर आप लोग जितना ज़्यादा खाइएगा तो फिर आपके ब्लड में तेलौं चीज़ों की मात्रा अधिक हो जाएगी, और उसी तेलौं चीज़ों की मात्रा जब अधिक होगी तो वो हमारा जो ब्लड आता है ना, तो ब्लड हार्ट के माध्यम से आता है, और जब बार बार हमारे तेलौं चीज यानी कि वसा जो होता है वो हार्ट में प्रवेश करेगा, और हार्ट की जो ये वाल्व होती है इसको ब्लॉक कर देगा, और जब हार्ट का वाल्व ब्लॉक हो जाएगा ना, तो हमारे हार्ट में दर्द होने लगता है, और दर्द के साथ साथ हमारे हार्ट काम करना बंद कर देते हैं, और लास्टली हमको होती है हार्ट अटैक, और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप लोग बाजार की चीज़ों को कम खाया कीजिए, और जितने घर की चीज़ें आप लोग खाइएगा उतना आप लोग को ज़्यादा होगा। और हाँ, ऐसी चीज़ें आप लोग न खाइए जिससे कि आपको कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैटनेस वाली चीज़ों से आप लोग बच के रहिए, और जिसमें ज़्यादा वसा होता है, कह सकते हैं जैसे कोई मांस वगैरह हो गया ना, जैसे काजू किशमिश हो गया, ये सब आप लोग बहुत ही कम खाया कीजिए। बीमार हैं तो ठीक ठाक, अच्छी बात है, बीमार है तो आप लोग खाइए, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो फिर काजू किशमिश का सेवन आप लोग कम कीजिए, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, और आपके हार्ट के जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती है, और हार्ट की नसों को हम लोग शॉर्ट की भाषा में ना कोरोनरी साइनस के नाम से जानते हैं। यानी कि हृदय की नसों को क्या बोला जाता है, तो कोरोजनी साइनस। अगर आप लोग पढ़े होंगे शुरू से हार्ट के बारे में, तो आप लोग हार्ट में पढ़े होंगे एगो ब्रेन का भाग था मेडुला ऑब्लांगेटा। अब ये क्या है, कैसे काम करता है, ब्रेन क्या है, इसके कितने पार्ट होते हैं, अब जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को डिफाइन किया जाएगा। अभी आप लोग बस समझिए कि आप लोग अभी जितना इस टॉपिक में पढ़े हैं वे आपके सभी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यहाँ से आप लोगों को अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर वो छूटने वाला नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।